अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, आज जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो विमेंस वर्ल्ड कप का फाइनल चल रहा होगा। भारत और साउथ अफ्रीका फाइनल में हैं। भारत की महिलाएं तीसरी बार फाइनल में पहुंची हैं। 2 बार मिथाली राज कैप्टन थी, इस बार हरमिंदर कौर हैं। भारत एक ज़बरदस्त फोर्स है क्रिकेट में, चाहे वो महिलाओं की हो चाहे वो आदमियों की हो। और माय बेस्ट विशेस फॉर माय भारतीय टीम के ये वर्ल्ड कप जीत जाएं। पाकिस्तान की टीम इस वर्ल्ड कप की ओनली टीम थी जो एक भी मैच नहीं जीत सकी, तो वही एक्सपेक्टेड था। और पाकिस्तान दरअसल पंजाबी की टीम है और पॉलिटिसाइज्ड टीम है। अपने पसंद के प्लेयर लिए जाते हैं। दूसरा, करप्शन बहुत है। 38 साल के बंदे को टेस्ट कैप दी। 38 साल का बंदा जो कि मेरा ख्याल है 15 साल से क्रिकेट खेल रहा है, उसको अब जाके टेस्ट कैप दी। मैंने पहले भी सुना था, मुझे एक मेरे दोस्त हैं, वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते थे कराची में, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा तुम इतना अच्छा खेलते हो, अच्छा बैट्समैन था वो, तो तुम्हें क्यों चांस नहीं मिलता? तो कहता है यार बस करप्शन चलती है और टीम में जाने के लिए पैसे मांगते हैं और फिर ये शर्त होती है कि अगले 1 साल तक तुम जितना भी कमाओगे आधा हमारा होगा, और इस तरह की चीज़ें हैं। तो बहरहाल लेट्स सी। अजीज दोस्तों, नामालूम अफराद ने पाकिस्तान में अपना काम जारी व सारी रखा है। कसूर में एक लश्कर तैयबा का मुजाहिद शेख मोइज़ मुजाहिद हाफिज सईद का वेरी करीब का साथी था, वो मारा गया। मुबारक हो लश्कर तैयबा नामालूम अफराद को। अजीज़ दोस्तों, ये अबसार आलम हैं, ये पेमरा के चीफ भी रह चुके हैं। पेमरा इज़ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो पेमरा का चीफ भी रह चुका है, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट है। इसने अभी ट्वीट की कि पाकिस्तान ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल फायर किया है जिससे कि कोयटा के ऊपर मुख्तलिफ शक्लें बन गई आसमान पे रोशनी की। जबकि ये एक्चुअली मैंने आपको पिछली भी वीडियो में बताया था कि लेंटिक्यूलर क्लाउड फॉर्मेशन है जो कि कोयटा के ऊपर हुआ था। ये एक नेचुरल फेनोमेना है। अजीज़ दोस्तों, थोड़ा मैं बलूचिस्तान के हवाले से बताऊं। एसएसजी कमांडो मारा गया कल्लात में। पूरे एक लश्कर के ऊपर पाकिस्तान के हमला किया कल्लात में। 6 फौजी और एक कैप्टन की मरने की तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भी खबर लगाई थी कि मर गए हैं, लेकिन ये जो खबर है उसका बताया जा रहा है कि इससे कहीं ज़्यादा हैं, और एसएसजी कमांडो का भी। और उसमें बहुत सारे हथियार जो पाकिस्तान आर्मी के थे वो बलोच कर्मचारी सारे लेके गए। इसी तरह वहाँ पे कई लाशें पड़ी हुई हैं क्योंकि बलोच उस इलाके में किसी को घुसने नहीं दे रहे। शेखरी का इलाका है बलोचिस्तान का, वहाँ पे बलोच फ्रीडम फाइटर्स ने पाकिस्तान आर्मी के एक पैदल लश्कर जा रहा था उस पर भी हमला किया और उनके भी हथियार लेके चले गए। इसके अलावा ग्राप एरिया है कल्लात का, वहाँ भी फ्रीडम फाइटर ने पाकिस्तान की फोर्सेस और पोस्ट के ऊपर अटैक किया और उनकी गाड़ियाँ और हथियार और इवन पानी के टैंकर थे वो सब लेके चले गए। इसी तरह बलोच फ्रीडम फाइटर्स ने शेखरी के इलाके से बहुत ही ज़्यादा हथियार इनको मिले हैं क्योंकि वो सप्लाई का कन्वॉय था जिसमें पानी और खाने पीने का सामान और हथियार लेके जा रहे थे, वो सब लूट के ले गए। इसके अलावा बलोच फ्रीडम फाइटर ने वहाँ उसके बाद जब हमला हो गया और पाकिस्तान की फोर्सेस को पीछे पता चला तो एक बैकअप टीम भेजी गई, उसके ऊपर भी हमला कर दिया, उनको रास्ते में ही रोक दिया और वो भाग गए।
जोहान का इलाका है, कल्लात का दूसरा इलाका है। वहाँ पे 3 फोर्सेस, पाकिस्तान की फोर्सेस की गाड़ियाँ, ट्रक आ रहे थे, उस पर भी ज़बरदस्त हमला किया और कई लोग मारे भी गए और उनके हथियार भी ले लिए गए। क्लैशेस पूरे बलूचिस्तान में चल रहे हैं। एक हेलीकॉप्टर गन फायर के लिए भेजा पाकिस्तान आर्मी ने, वो हेलीकॉप्टर भी तबाह कर दिया गया। देखें अजीज़ दोस्तों, ये और भी कई खबरें हैं, लेकिन जो ये कहते हैं ना कि भारत इनको सपोर्ट कर रहा है, हथियार कहाँ से आते हैं, तो भाई साहब ये हथियार आते हैं, ठीक है। इतना हथियार मिल गया है कि आगे तुम्हारे 50 अटैक कर सकते हैं ये, क्योंकि आपका पूरा सप्लाई का कॉन्वॉय लिफ्ट के ले गए। इसके अलावा जितना फौजी मरता है उसके पास कितना हथियार होता है। ऑपरेशन करने जा रहे होते हैं तो 4 गोलियां तो लेके नहीं जा रहे होते ना, 3-4 बंदूकें पर पर्सन होती हैं इनके पास, प्लस सैकड़ों हज़ारों गोलियां होती हैं, प्लस रॉकेट लॉन्चर होते हैं, बम होते हैं, कई चीज़ें होती हैं। तो हथियार इस तरह मिलता है, भारत को कुछ देने वेने की ज़रूरत नहीं। बंदे कहाँ से आते हैं, तो बंदे ऐसे आते हैं कि आप पिछले लगातार 25 साल से, मुशर्रफ के ज़माने से बलूचिस्तान में इंसानियत सोच सलूक कर रहे हो आम आबादियों में। जैसे ये मामूली मिसाल है कि ये नाजिया शफीक है, पाकिस्तान आर्मी ने एक बलोच घर के ऊपर ऑपरेशन के दौरान तलाशी के बहाने गए, उसका लड़की का रेप किया, गैंग रेप किया और इसके ऊपर टॉर्चर किया और फिर वो मर गई। हॉस्पिटल उसको ले जाया गया लेकिन वो मर गई। तो आप जब ये सलूक करते हो तो बलोच अब फ्रीडम से कम पे बात नहीं करते। तो बलोच जो यूथ है ना, अब वो आपके खिलाफ खड़ा हो गया है, आप कुछ भी कर लें। इवन देखें ये प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल सेकेंडरी स्कूलों में भी फौजी जाते हैं और बच्चों से इंटरव्यू करते हैं देखने के लिए कि कहीं इनके जहन में कोई फौज के खिलाफ नफरत तो नहीं है। ये आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा कि प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल में भी फौजें जाके तलाशियां लेती हैं, चेक करते हैं। तो फिर इसका मतलब बलूचिस्तान आपके हाथ से निकल चुका है। अब आते हैं केपी की तरफ। केपी में आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने पश्तून कबीलों के सरदारों से मिले और उनसे मदद मांगी। पश्तून भी हाथ से निकल गया है। देखें ये केपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने अभी कहा है कि मैं ऑपरेशन तो कोई भी नहीं होने दूंगा केपी में और फाटा में। उसने कहा कि ऑपरेशन में ना तो प्राइम मिनिस्टर का बेटा मरता है, ना किसी जनरल का बेटा मरता है, या तो सिविलियन मरता है या गरीब फौजी मरता है नीचे लेवल का। इक्का दुक्का कोई कैप्टन मेजर मर गया तो मर गया, वरना फौजी मरता है, गरीब माँ के बच्चे ही मरते हैं। तो केपी तो इनके हाथ से निकल गया है। जब आप ये सलूक करोगे ना, ये अली वज़ीर है, अली वज़ीर के ख़ानदान के 17 लोग पाकिस्तान फ़ौज के हाथों मर चुके हैं। इसके भाई, इसके कज़न, इसके भतीजे, चाचा, कई 17। और ये इलेक्टेड एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कई बार गिरफ्तार हुआ। इसको कई बीमारियां हैं, उसको हथकड़ियां ला के अदालत में लाया जाता है। इसके ऊपर कोई केस साबित नहीं हुआ। ये इमरान खान के ज़माने में भी जेल में ही होता था, एक केस से छूटता था, दूसरे केस में पकड़ लेते थे। तो जब आप ये सलूक करोगे तो आप क्या उम्मीद रखोगे। अब अली वज़ीर सखर जेल में था, अचानक रात को इसको उठा कर लेके गए सखर जेल से। अब उसके रिश्तेदार, वकील सब परेशान के इसको कहाँ लेके गए। 2 दिन बाद पता चला कि इसको लाड़काना जेल में डाला हुआ है। अब तो यह है कि इस तरह के सलूक से आप अच्छाई की उम्मीद ना रखें कि आपके साथ पश्तून चलेंगे। पश्तून अब तालिबान के साथ है। पीटीआई, इमरान खान को तालिबान खान ही कहा जाता था, पीटीआई तालिबान के साथ है, पश्तून तालिबान के साथ हैं। पीटीएम, अब मंजूर पश्तीन को ढूंढा जा रहा है, नाकाबिले ज़मानत वारंट निकले हुए हैं, वो बेचारा पता नहीं कहाँ छुपा हुआ है, उसको ढूंढ रहे हैं। उसको ढूंढेंगे तो अली वज़ीर की तरह वो भी। जिस दिन मंजूर पश्तीन को कुछ हुआ ना, आप यकीन माने
कब्रिस्तान बन जाएगा पाकिस्तान आर्मी का। अभी पश्तून फिर भी होला हाथ हल्का हाथ रखा हुआ है उन्होंने। जब पश्तून इनके बिफर जाएगा ना तो फिर इनको पता चलेगा कि क्या होता है। अजीज दोस्तों, अफ़गानिस्तान के साथ जो नेगोशिएशंस थी इसके बारे में पाकिस्तान धमकियों पे धमकियां दे रहा है। पाकिस्तान के कई जर्नलिस्ट और लिखारी, कई इंटेलेक्चुअल्स कह रहे हैं कि यार आप नेगोशिएशंस करने जा रहे हैं तो फिर आपको धमकियों की क्या ज़रूरत है। इसका मतलब आप सीरियस नहीं है नेगोशिएशंस के साथ। कई लोगों ने गवर्नमेंट से डिमांड की है कि आप ख्वाजा आसिफ को क्यों भेज रहे हैं। वो बंदा नेगोशिएशंस के लायक नहीं है, क्योंकि वो तो धमकियों से कम बात ही नहीं कर रहा। हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम खाली अपनी फौज का छोटा सा फोर्स आपके ऊपर लगाएंगे, हम अफगानिस्तान ख़त्म कर देंगे, नक्शे से मिटा देंगे। इस तरह की अगर बातें करते हो तो ये आपका फ्रस्ट्रेशन आप दिखा रहे हो। और ये ख्वाजा आसिफ की पॉलिसी नहीं होती, ख्वाजा आसिफ की औकात नहीं है। ख्वाजा आसिफ एक छोटा सा टट्टू है जो सिर्फ जूते चाट के बैठा हुआ है अपनी पोजीशन पे। तो ख्वाजा आसिफ की नहीं है, ये पाकिस्तान आर्मी की पॉलिसी है जो ख्वाजा आसिफ बयान कर रहा है। लेकिन असल में नेगोशिएशंस में क्या होता है, देखें तुर्की की स्पॉन्सरशिप में इस्तांबुल में सेकंड फेज हुआ था। उसमें तुर्की ने पूरी प्रेस रिलीज दी है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्की और कतर की एक मीटिंग हुई थी इस्तांबुल में 25 से 30 अक्टूबर के दरमियान, और सीज़ फायर को कंटिन्यू करने के लिए हमने एग्री किया है और बिल्कुल सीज़ फायर कंटिन्यू होगा। और जो 18 से 19 अक्टूबर कतर में दोहा में जो मीटिंग हुई थी इसका ये कंटिन्यूएशन था। पूरी सारी पार्टियों ने सीज़ फायर को कंटिन्यू करने पे एग्री किया है और आगे एक कमेटी बनाई जाएगी जो कि वहाँ पे ग्राउंड पे चीज़ों को मॉनिटर करती रहेगी और सारा हिसाब किताब होगा। अब यही चीज़ अफ़गान तालिबान ने भी इसकी प्रेस रिलीज़ कर दी जारी। लेकिन देखें, पाकिस्तान एक तरफ तो आपको पता है कि हमले पे हमले हो रहे हैं। ये ना तालिबान का कसूर है ना किसी और का। ये पाकिस्तान की अपनी बलूचिस्तान और केपी के हवाले से जो पॉलिसीज़ हैं और अफ़गानिस्तान के लिए जो पाकिस्तान की जो पॉलिसीज़ हैं, ये सब बैकफायर कर रही हैं। आप अगर किसी कौम के ऊपर जुल्म पे जुल्म करते रहोगे, वो भी महीने नहीं, साल नहीं, 25-25, 30-30 साल से, 40-40 साल से जब आप ये करोगे ना, तो फिर पूरी की पूरी कौम आपके खिलाफ हो जाती है। बलोच औरतें निकल पड़ी हैं ना भाई, अब तो बलोच औरतें हजारों की तादाद में निकल पड़ी हैं। आप किस किस को रोकोगे? तो ये है कि देखें, ये सिराजुद्दीन हक्कानी है, ये अब अपने आप को खलीफा कहते हैं, खलीफा सिराजुद्दीन हक्कानी। ये होम मिनिस्टर हैं तालिबान सरकार के। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान के कुछ लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं इतना सारा, हम बिरादर इस्लामिक मुल्क हैं, हम लोग भाई हैं, हम लोग पड़ोसी हैं और हमारा मकसद अमन होना चाहिए। जंग की धमकियां दे के आप क्या साबित करना चाह रहे हो? ये कुछ लोगों को आपने छोड़ा हुआ है, यानी ये ख्वाजा आसिफ वगैरह को कह रहा है धमकियां देने के लिए। और ये मैं नहीं समझता कि आम पाकिस्तानी इस तरह का, हालांकि मैं खलीफा साहब आपको बता दूं कि आम पाकिस्तानी भी इस वक्त फ़ौज के साथ ही चल रहा है। आम पाकिस्तानी से मतलब पंजाबी की बात हो रही है। खलीफा सिराजुद्दीन हक्कानी ने ये एक ट्रेनिंग सेमिनार हो रहा था नारकोटिक्स के हवाले से, उसमें ये बातें की। उसने कहा कि देखें, हम बड़ी मुश्किल से अफ़गानिस्तान में अमन लाए हैं और हम कोई नई जंग नहीं चाहते, लेकिन कम से कम इसको हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। अगर कोई जंग करने का शौक़ रखता है तो हमारी हिस्ट्री रही है आपके सामने कि अफ़गानिस्तान ने अपनी आज़ादी का सौदा नहीं किया और अफ़गानों ने आज़ादी के लिए मुसलसल जद्दोजहद की है, तो कोई हमको हल्का ना ले। अजीज़ दोस्तों, एक और चीज़ जो आई है ना, वो ये है कि अफ़गानिस्तान के जो एम्बेसडर हैं पाकिस्तान में, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान से ज़बरदस्ती रेफ्यूजीज़ और अफ़गानी जो पाकिस्तान में लीगली भी रहते हैं, उनको बग़ैर कोई नोटिस के उठा के डिपोर्ट किया जा रहा है।
तो कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान में जो एम्बेसडर हैं शाकिब, सरदार अहमद शाकिब, वो कह रहे हैं कि देखें जो अफ़गानी वहाँ पे 15, 20, 25 साल से वहाँ रह रहा है पाकिस्तान में, उसका काफ़ी कुछ जमा किया हुआ होता है। अगर कोई गांव देहात में रह रहा है तो उसके पास कई जानवर होते हैं, बकरियां हैं, गाय हैं, भैंसें हैं। खेती करता है तो उसका खेती का सामान होता है। घर है तो घर में टीवी होता है, फ्रिज होता है, 50 चीज़ें होती हैं। इसके अलावा कुछ ना कुछ पैसा जमा किया हुआ होता है। कुछ कहता है उनको उठा के ले जाते हैं, कोई सामान उठाने नहीं दिया जाता, उनको रिपोर्ट कर देते हैं। आपको इंसानियत क्या कहती है कि आप उनको लेके जाएं, उनको टाइम दे के भाई आप अपना सामान वामान उठा लें, जो बेचना है बेच के निकलें। कहते वैसे तोरखम बॉर्डर और सारे बॉर्डर, चमन बॉर्डर और सब बॉर्डर बंद है, अंगूर अड्डा बंद है, गुलाम खान रोड बंद है, लेकिन इनको भेजने के लिए सारे रोड खुले हैं। तो बदमाशी पे इस वक्त पाकिस्तान आर्मी चला हुआ है। और यह है कि अफ़गान तालिबान ने एक और बात की है इन नेगोशिएशंस के दौरान। वहाँ पे ख्वाजा आसिफ के पास कोई जवाब नहीं था, बाद में बकवास कर रहा है। अफ़गानों ने ये कहा कि देखें आपके कई पश्तून जिनके ऊपर आप ऑपरेशन करते हो ना, वो रेफ्यूजीज अफ़गानिस्तान में रहते हैं, जैसे अफ़गान रेफ्यूजीज पाकिस्तान में हैं, ऐसे हमारे पास भी हज़ारों आपके रेफ्यूजीज हैं। अब आप जिनको टीटीपी का कह रहे हो वो आपके ही पश्तून हैं जो वापस आ रहे हैं, तो हम उसको क्या करें? आपके पाकिस्तानी हैं, वापस अपने देश में जा रहे हैं। तो ख्वाजा आसिफ ने कहा बकवास है ये सब, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर पाकिस्तानी वापस आ रहे हैं अपने देश में तो छुप के क्यों आ रहे हैं, खुले रास्ते से क्यों नहीं आ रहे, और इनके पास इतना हथियार कहाँ से आता है? तो देखें ख्वाजा आसिफ बच्चा नहीं है, ठीक है। एक तो ये कि जब आपने सारे रास्ते बंद रखे हुए हैं, सारे बॉर्डर बंद रखे हैं, तो वो कैसे आएंगे? दूसरा, जाहिर है आपके ऑपरेशन से वो भागे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो वापस खुलेआम आएंगे तो आप उनको गिरफ्तार कर लोगे, तो इसलिए वो छुप के आ रहे हैं। और रहा सवाल हथियार, तो भाई साहब ख्वाजा साहब किन ख्यालों में हो? ये जो एरिया है ना फाटा और अफ़गानिस्तान का पूरा, ये हथियारों की मंडियां हैं। पाकिस्तान उसको इलाका गैर कहता था ना फाटा को, वहाँ पे बाकायदा दुकानों में हथियार मिलता था। आपको दुनिया का हर हथियार उधर मिल जाएगा, ओपन मंडी में आप वहाँ पे खरीद सकते हैं, बेहतरीन हथियार मिलता है। तो बच्चे नहीं हो ख्वाजा आसिफ। तो अजीज़ दोस्तों, एक और वीडियो ये वाली जो सर्कुलेट हो रही है, बहुत ज़्यादा वायरल हो गई है कि ख्वाजा आसिफ पे किसी प्रोग्राम में किसी ने स्याही फेंकी, इंक फेंकी है। मैं बता दूं कि ये बहुत पुरानी वीडियो है, ये अभी का वाक़या नहीं है, ये बहुत पुरानी वीडियो है, जेन्युइन वीडियो, लेकिन बहुत पुरानी है। और अजीज़ दोस्तों, आखिर में मैं आपके सामने ये रखूँगा कि आर्मी की, मैं हमेशा कहता हूँ कि आर्मी की माँ है ना, पाकिस्तान आर्मी की माँ, वो जमात इस्लामी है। जमात इस्लामी पाकिस्तान की मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। जमात इस्लामी बाकायदा टारगेट करती है लोगों को नीचे लेवल से। जब मैट्रिक कर लेता है बंदा, सेकेंडरी स्कूल से फारिग होकर कॉलेज यूनिवर्सिटी की तरफ जाता है ना, तो पहले दिन जमात इस्लामी वालों के सामने आपको डेस्क मिलेंगे। जमीयत इल्मा इस्लाम नहीं, जमीयत तुलबा इस्लाम, ये जमात इस्लामी की स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। मैंने भी जब मैट्रिक करके कॉलेज की तरफ गया था मैं पहले बार, तो पीपल्स पार्टी के कैंप, जो पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन है उसके कैंप थे, MQM की APMSO है, ऑल पाकिस्तान मुहाजिर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसका कैंप था, और जमात इस्लामी। और जमात को जो ज्वाइन कर लेता है वो एक रेगुलर फंड देता है जमात को, जमात की आइडियोलॉजिकल क्लासेस लेता रहता है रेगुलरली, और उनके, समझ लें एक तरह से आप उनके हाथों बंध जाते हैं। और जब आप 4 साल कॉलेज में या यूनिवर्सिटी गुजार के आप बाहर निकलते हैं तो आप पूरी तरह जमात के, मेंटली पूरा जमात के बन जाते हैं। फिर उनको जमात इंडक्ट करती है आर्मी में, सिविल सर्विस में, पुलिस सर्विस में, जुडिशरी में, मीडिया में, बिजनेस में,
प्राइवेट जॉब्स में, बाकायदा ऑर्गेनाइज तरीके से, ताकि वो पूरी सोसाइटी को हाईजैक कर ले। और उसमें इनका मेन टारगेट जो होता है ना, वो मेजर सिटीज़ होते हैं। एक तो पख्तून एरिया में काफ़ी है इनका होल्ड, बाकी कराची यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर की, वो बाकायदा इनके गढ़ हैं और पूरी मॉरल पुलिसिंग करते हैं। लड़का लड़के साथ बैठे हैं, जमीयत वाले जाते हैं, डंडा लेके पिटना शुरू कर देते हैं। पूरा बदमाशी है इनकी। कराची में हथियार लाने वाली जमात, सबसे पहले जमात लाइए, ये मैं नहीं कह रहा, पूरे आप किसी से भी पूछ लें। जब अफ़गान वार शुरू हुई तो कराची में उस वक्त तक चाकू सबसे बड़ा हथियार होता था। ये जमीयत वाले थे जिनके पास पिस्टल से लेके AK-47 तक होती थी। फिर MQM ने लाया, ऑफ कोर्स आप कहोगे MQM इसके बाद तो बहुत हथियार लाई, ठीक है, लेकिन जमात ने ये शुरू किया था। और जब MQM की स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को कराची यूनिवर्सिटी से जमात के लोगों ने उठा के बाहर फेंका था, अल्ताफ हुसैन और सबको, तो फिर ये रिटेलिएशन में MQM ने पावर हासिल की। और आर्मी हमेशा जमात को सपोर्ट करती है। कराची में ज़ियाउल हक के ज़माने में 79 से 83 से 87 तक 4 साल के 2 टेन्योर जमात का मेयर था। जबकि नेशनल असेंबली के इलेक्शन में उस ज़माने में कराची की 13 सीटें होती थीं, जिसमें जमात 2 सीटें जीतती थी। और मेयर कराची का ज़ियाउल हक ने बनाया। फिर जब मार्शल लॉ आया मुशर्रफ का, तो मुशर्रफ ने भी जो पहले लोकल बॉडीज़ इलेक्शन कराए 2001 में, तो MQM की उस वक्त मुशर्रफ से काफ़ी अंडरस्टैंडिंग चल रही थी, लेकिन MQM वॉज नॉट पार्ट ऑफ मुशर्रफ एडमिनिस्ट्रेशन 2001 में। तो मुशर्रफ एक नया सिस्टम लाया जिसको तैयार किया जमात ने, लोकल बॉडीज़ ऑर्डिनेंस लाया गया। एक पूरा नया सिस्टम कराची के लोकल बॉडीज़ के लिए लाया गया, सिर्फ कराची के लिए। और उसमें मेयर को नाजिम कहा जाता था। और जमात इस्लामी के जो कराची यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस के जो चीफ होते थे, उसको नाजिम कहते थे। तो मेयर को नाजिम और डिप्टी नाजिम, नायब नाजिम और नाजिम, मैं नाजिम बना था मेयर, मुझे नाजिम, टाउन नाजिम कहते थे। तो एनीवे, मुशर्रफ ने कहा, MQM का पूरा वोट बैंक था कराची, मुशर्रफ ने कहा आप आधी सीटें जमात को देंगे। MQM ने कहा नहीं, हम तो नहीं देंगे। तो फिर MQM ने बॉयकॉट किया। तो 2001 में जमात का मेयर आया नेमतुल्ला, और कराची के सारे टाउन के मेयर जमात के थे। मैं जमशेद टाउन का मेयर बना तो मेरे से पहले जमात का मेयर था कासिम पारेख, मेमन था वो भी। तो मैंने अपने ऑफिसर से शुरू में पूछा, मैंने कहा वो कासिम पारेख ऑफिस में क्या करता रहता था? कहता है वो कभी ऑफिस आया ही नहीं, वो तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है ना, वो तो अपने बिजनेस में होता था। यहाँ तो जमात के लोग आके बैठे रहते थे, वो पूरा टाउन जमात के लोग चलाते थे। ये जमात एक ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। डिटेल बताने का मकसद ये था कि अभी यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम हो रहे थे। पाकिस्तान में इस वक्त जमात इस्लामी का अमीर है हाफिज नईम, वो कराची से। ये आप देखें कितने लोग हैं। हाफिज नईम जमात के लोगों से तकरीर कर रहा है यूनिवर्सिटी में। आप देखें यूनिवर्सिटी के कितने लोग जमात में हैं। फसाद की जड़ जमात इस्लामी है, ये मैं आपको बताना चाह रहा था। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।